हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सर्जिक क्लासेस। दिस इज डॉक्टर शिवम और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेकाट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। हम डिस्कस कर रहे थे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। मैंने आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस दी। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस किए। हाउ टू टेक द साइन कन्वेंशन ऑफ अ शेयर फोर्स, हाउ टू टेक द साइन कन्वेंशन ऑफ अ बेंडिंग मोमेंट, कैसे हम उसे चूज़ करते हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी थी जब मैं आपको बता रहा था कि हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शन। उसके बाद मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस कराए थे और एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव येट डिस्कस्ड और येट आंसर्ड दिस। कोई बात नहीं, मैं आपको वो डिस्कशन करूँगा और मैं उसका आंसर आपको बताऊँगा सॉल्व करके। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम। ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। तो हियर वी कैन सी दैट वी हैड बीम, एक बीम था हमारे पास जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड ए सिंपली सपोर्टेड है जिसके ऊपर हिंज सपोर्ट है एंड एंड बी पर आपका एक रोलर सपोर्ट है। यहाँ पर एक 20 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर एक लीवर एक्ट कर रहा है लेट्स से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस लीवर के थ्रू एक लोड लग रहा है। इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 2 मीटर है और जबकि ये वर्टिकली ये पॉइंट यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से या बीम के एक्सिस से भी 2 मीटर अपवर्ड है। तो कल ही मैंने आपको ये बताया था कि लेट्स ड्रॉ वन मोर फ्री बॉडी डायग्राम। हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ करेंगे। सिंस देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारे पास, तो मैं इसे एक कपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो व्हाट आई डू, मैं एक कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे आपका 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। दैट इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ दिस 20 किलो न्यूटन लोड इज दिस। तो सिंस द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए मैं इस 20 किलो न्यूटन के लोड को इस पॉइंट से उठा करके यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसे इस पॉइंट पर शिफ्ट किया तो मैं इसके जो 2 मीटर का अपवर्ड है ये इस पॉइंट सी पर, जिसे मैंने सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्या मैं इसे एक 20 किलो न्यूटन के लोड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड अपोजिट निगेटिव एक्स डायरेक्शन दोनों तरफ 20 किलो न्यूटन का लोड दिखा दूँ तो क्या एक कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा? आंसर इज़ नो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू दिस, रैदर दिस विल, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। यहाँ से एक चीज़ जो हमारे लिए प्लस होगी वो ये होगी, नाउ दिस 20 किलो न्यूटन लोड, this 20 किलो न्यूटन लोड एंड दिस 20 किलो न्यूटन लोड, दे विल मेक अ कपल। एक 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक कपल क्रिएट होगा विच विल बी एक्टिंग, विच विल ट्राई टू रोटेट दिस मेंबर इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप देखें तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज का 20 किलो न्यूटन क्रॉस 2 मीटर 40 किलो न्यूटन मीटर का एक कपल क्रिएट करेगा। और एक आपके पास 20 किलो न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल लोड यहाँ पे, या हॉरिजॉन्टल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स विल बी हियर, एक हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस्ड फोर्स आपके पास रह जाएगा। अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराई थी उसमें सारी की सारी ट्रांसफर शेयर लोड या फिर आपकी वर्टिकल फोर्सेस लगे हुए थे, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी मिल रहा है। सो द न्यू फ्री बॉडी डायग्राम विल बी लाइक दिस। एक नया फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। आप उसी बीम को ऐसे दिखा सकते हैं, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए एक 40 किलो न्यूटन मीटर के एक कपल में, और एक 20 किलो न्यूटन का निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, वाइल सॉल्विंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम या कोई भी आप स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम जब आप सॉल्व करते हैं तो आप अपनी नंबर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपके पास इक्वेशंस होने चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वेशन क्या मैंने आपको बताई थी, दीज आर, कि आपके पास वर्टिकल फोर्सेस को आप अपने बैलेंस करेंगे। आप देखेंगे कि क्या कोई हमारे पास कोई वर्टिकल फोर्स है तो उसको वर्टिकल रिएक्शन से बैलेंस करेंगे। क्या हमारे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, अगर वो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स है तो क्या मेरे पास कोई एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस करने वाला कोई एक सपोर्ट है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। और एक हमारे पास अगर कोई मोमेंट हो तो क्या हमारे पास कोई मोमेंट के लिए इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सिंस दिस इज़ योर हिंज सपोर्ट, ये एक हिंज सपोर्ट है पॉइंट ए पर। तो मैंने आपको बताया था हिंज सपोर्ट आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शंस प्रोवाइड करता है। तो अगर हमारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था, इसलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो ज़ीरो के इक्वल थी। बट यहाँ पे सिंस वी हैव अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल लोड है, इसलिए मेरे पास अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकल के आएगी विच आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाई RAH,
और एक वर्टिकल रिएक्शन भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा विच इज़ योर आर ए वी। एक आर ए वी की आपके पास वर्टिकल रिएक्शन आ रही है। सिमिलरली पॉइंट बी पे अगर मैं आ जाऊँ तो एक मेरे पास एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स मैं दिखा रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, जिसे मैं आर बी वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है। फर्स्ट पहले तो मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा आर ए एच। ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द अनबैलेंस्ड लोड विच इज़ योर 20 किलो न्यूटन, बिकॉज यही वो रिएक्शन है जो कि आपके इसको बैलेंस कर रही है हॉरिजॉन्टल फोर्स को। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने पॉइंट बी पर वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों नहीं दिखाई। तो रीज़न बहुत ही क्लियर है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको वहाँ से क्लियर होगा। एंड बी पर आपका रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, और मैंने ये बता रखा है ऑलरेडी आपको कि रोलर सपोर्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी रिएक्शन इनटू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ फ्री इनफ टू मूव इनटू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, एंड दैट्स द रीज़न इट डज नॉट गिव एनी रिएक्शन इनटू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस वजह से आपको इस हिंज सपोर्ट पर या पिन पॉइंटेड सपोर्ट पर आपको एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल रही है जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 20 किलो न्यूटन जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है उसके इक्वल आएगी। सेकेंड इक्वेशन बनेगी मेरे पास, सारे जितने भी हमारे पास वर्टिकल फोर्सेज हैं हम उनको ज़ीरो करेंगे, उनका समेशन हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे। तो दैट विल बी आर ए वी जो कि वर्टिकल रिएक्शन लग रही है आपके पॉइंट ए पर, प्लस आर बी वी जो कि वर्टिकल रिएक्शन लग रही है पॉइंट बी पर, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से मुझे मिल जाएगा आर ए वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर बी वी। इट मीन्स जो भी आपका आर ए पर वर्टिकल रिएक्शन आएगी, जो पॉइंट ए पर वर्टिकल रिएक्शन आएगी उसके जस्ट एग्जैक्टली इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में आपको पॉइंट बी पर एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी। नेक्स्ट मैं मोमेंट का बनाता हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स मैं पॉइंट ए के अबाउट ज़ीरो ले लूँ तो क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल भी साइन कन्वेंशन, मैं अपने बीम को राइट एंड से देख रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ देख रहा हूँ, और जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ देखूंगा तो जो भी मेरी वर्टिकल रिएक्शन के वजह से जो मोमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट हो रहा होगा दैट विल बी कंसीडर टू बी द पॉजिटिव। तो ये मेरी टोटल स्पैन ऑफ द बीम इज़ 10 मीटर, जो कि कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 मीटर एंड 4 मीटर। तो आई राइट द इक्वेशन फॉर दिस आर बी वी क्रॉस 10 मीटर के डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। सो वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी विल ट्राई टू रोटेट इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर आप पॉइंट सी पर देखिए तो पॉइंट सी पर यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास एक कपल क्रिएट हो रहा है विच इज़ एक्टिंग इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मैंने आपको बता रखा है जब आप राइट एंड से देखेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप अपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो दिस विल बी पॉजिटिव। एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज, मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट कर दिया है, 20 क्रॉस 2 विच इज़ 40 किलो न्यूटन मीटर विल बी अगेन इक्वल टू ज़ीरो। फ्रॉम हियर आर बी वी विल बी इक्वल टू -4 किलो न्यूटन। दिस वैल्यू इज -4 किलो न्यूटन। इट मीन्स माइनस साइन यहाँ पे केवल यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैंने इसकी डायरेक्शन अपवर्ड मान रखी है ये डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट आएगी, बस इतना ही डिफरेंस है। नेगेटिव साइन हमें यहाँ पर केवल यही डिनोट कर रहा है। एंड फ्रॉम देयर इस इक्वेशन से मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास बहुत ही क्लियर था कि आर ए वी की जो वैल्यू होगी आर ए वी वो माइनस टाइम आर बी वी के इक्वल होगी। इस वजह से आर ए वी की वैल्यू हो जाएगी 4 किलो न्यूटन। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि आप पॉइंट ए पर रिजल्टेंट फोर्स बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाता है पॉइंट ए पर रिजल्टेंट फोर्स बताइए, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा और आपकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन बाई अंडर रूट ऑफ आर ए एच स्क्वायर प्लस आर ए वी स्क्वायर। वो अपने हॉरिजेंटल जो उस पर रिएक्शंस आएंगी प्लस वर्टिकल रिएक्शन आएंगे, उनका जो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर ए एच की वैल्यू है 20 किलो न्यूटन स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट द वैल्यू 400 प्लस 16 विच इज़ अंडर रूट ऑफ 416
एंड इफ विल कैलकुलेट द वैल्यू, आप ये चाहे तो ये भी एग्जैक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, प्लस आपके पास √416 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट इट टू बी इक्वल 20.46 किलो न्यूटन, करीब करीब इसके अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा 20.4 किलो न्यूटन, नॉट 46, इट विल बी इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं आपको 1 बाई 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम डिस्कस करूंगा, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगी आपकी कैंटिलीवर बीम। मैं यहाँ पे आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट के तीनों टाइप्स डिस्कस करूंगा, जो कि आपका कैंटिलीवर बीम है, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपका ओवर हैंगिंग बीम है। इन तीनों को ही मैं डिस्कशन करूंगा विद सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर अ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, और इसके ऊपर आपकी लोडिंग हो सकती है। आपका इसके ऊपर लोड भी हो सकता है, लोड कई तरह के हो सकते हैं। आपके कॉन्सनट्रेटेड लोड हो सकता है, पॉइंट लोड हो सकता है, कॉन्सनट्रेटेड मोमेंट हो सकता है, यूडीएल हो सकता है, यूवीएल हो सकता है। कुछ कैटेगरीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और अगर आप मेरे वीडियोज़ को बहुत ही थॉरोली अगर आप देख रहे हैं तो यू विल नेवर फाइंड एनी इशू इन कैलकुलेटिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम। सो लेट्स डिस्कस द केस 1। मैं आपको एक केस 1 डिस्कस करूँगा। केस 1 ये है कि दैट आई हैव ए कैंटिलीवर बीम। मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर एक W इंटेंसिटी का लोड लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड। The span length of the beam is L मीटर और L यूनिट्स। अब आपको ये पता है कि जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका एक एंड फिक्स होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब वो एंड फिक्स होगा तो जो भी आपका फ्री एंड पर या किसी भी एक पॉइंट पर अगर लोड लगा हुआ है तो दिस विल फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ वर्टिकल रिएक्शन। तो आपको पॉइंट ए पर एक वर्टिकल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट टू द लोड आपको उस डायरेक्शन में एक रिएक्शन मिलेगी। सेकंड, ये जो पॉइंट लोड लगा हुआ है, सिंस इट इज एक्टिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से कि अगर आपकी L इज द लेंथ ऑफ द स्पैन और आपका लोड इस जगह पर एक्ट कर रहा है जो कि बिल्कुल फ्री एंड पर है, तो आपका ये लोड इट विल क्रिएट अ क्लॉकवाइज मोमेंट, एक क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, और इसकी टेंडेंसी होगी कि आपके बीम के फिक्स एंड के अबाउट इस लोड ये इसे फिक्स एंड के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा, एंड thus in turn your beam will be activated and it will produce some moment reaction। एक moment reaction produce करेगा इस moment के अगेंस्ट जो आपका W के लोड की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, और वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका मोमेंट क्रिएट हो रहा था उसके। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब आपको स्टार्ट करूंगा इक्वेशंस लिखना, बट बिफोर दैट मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, जो मेरा लेक्चर नंबर 2 था, इसका मैंने डिस्कस किया था कि कैंटिलीवर बीम के केस में इट इज़ बेटर टू गो फ्रॉम द विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इज़ कि हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज मूव फ्रॉम फ्री एंड। हमें कैंटिलीवर बीम के केस में हमेशा फ्री एंड से चलना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ इक्वेशन, शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखता हूँ। अगर मैं लिखूँ शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी, इज देयर एनी फोर्स? नो, देयर इज नो फोर्स, सो इट विल बी ज़ीरो। पॉइंट बी के बियॉन्ड कोई फोर्स नहीं है। अगर मैं राइट एंड से देख रहा हूँ, राइट एंड से मैं देख रहा हूँ अपने बीम को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया सबसे आसान तरीका है कैंटिलीवर बीम के केस में आप फ्री एंड से देखना शुरू करें। तो राइट एंड मेरा फ्री एंड है, वहाँ से मैं देखूंगा और मैं अपने सेक्शंस को कुछ इस तरीके से लूँगा कि मैं लेफ्ट वर्ड मूव करूँगा। तो मैंने शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी देखा, दैट इज़ 0 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी अगर मैं देखूँ, इट इज़ W किलो न्यूटन। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था सिंस आई एम टेकिंग सेक्शन ओवर हियर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है साइन कन्वेंशन, कि अगर मैं किसी सेक्शन के राइट वर्ड कोई डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, राइट हैंड के तरफ अगर कोई डाउनवर्ड एक्ट करेगा फोर्स, तो दैट विल बी कंसिडर टू बी द पॉजिटिव। तो दिस विल बी योर W किलो न्यूटन। अगर आप आगे बढ़िए, अपने सेक्शंस को आप लेते जाइए किसी भी एक पॉइंट पर, इस जगह पर ले लीजिए, देन आप इस जगह पर ले लीजिए अप टू पॉइंट ए। इफ यू विल सी
you will have a single value of shear force which is W. तो आप पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ अगर राइट वर्ड से लेफ्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं पॉइंट A की तरफ, तो आपको केवल और केवल एक ही लोड मिलेगा। x इक्वल टू ज़ीरो पर भी, x इक्वल टू ज़ीरो पर भी आपको लोड W किलो न्यूटन मिलेगा, प्लस W किलो न्यूटन, एंड x इक्वल टू L पर भी आपको लोड प्लस W किलो न्यूटन ही मिलेगा। सो दिस इज योर शेयर फोर्स। तो लेट्स ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम। हमें एक शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए इसके लिए। ओके, सो लेट्स मार्क द पॉइंट। पॉइंट बी पर, पॉइंट बी के पहले आपका लोड ज़ीरो था, कोई लोड नहीं था। पॉइंट बी पर लोड कितना है? इट इज़ W किलो न्यूटन। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अगेन अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट वर्ड से लेफ्ट की तरफ, अपने सेक्शंस को बार बार मूव करते जा रहा हूँ, बट मेरे पास बीच में कोई लोड नहीं मिल रहा है। एंड हेंस एट पॉइंट L अगर मैं x इक्वल टू L पर भी चला जाऊँ तो मेरे पास केवल एक ही लोड है विच इज़ W किलो न्यूटन, एंड यू विल फाइंड दैट आई हैव अ सिंगल लोड विच इज़ W किलो न्यूटन। तो मुझे एक W किलो न्यूटन का लोड मिल गया। अगर मैं पॉइंट A पर पहुँच जाऊँ, अगर x इक्वल टू L पर पहुँचूँ, तो एक मुझे एक वर्टिकल रिएक्शन मिलती है RAV जो मैंने आपको बताया, या RA मिलती है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इसकी, सिंस इट इज़ लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट सेक्शन के लेफ्ट वर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए ये आपका दिस विल बी ऑल्सो बी पॉजिटिव। एंड अब मैं अगर मैं यहाँ देखूँ, मैं उस तरीके से मूव करते रहूँ, तो मुझे RA की वैल्यू एग्जैक्टली W के इक्वल मिलेगी। एग्जैक्टली RA की वैल्यू W के इक्वल मिलेगी, और ये कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो दिस विल बी योर पॉजिटिव, प्लस W मिल रहा था। ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बना, SFD। हम इसे शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट की। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखूँ, तो आपके पास x इक्वल टू ज़ीरो पर, एट x इक्वल टू ज़ीरो, जो कि ये एंड है, फ्री एंड, सिंस आई एम टेकिंग माई सेक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसलिए मेरा x इक्वल टू ज़ीरो होगा वहाँ पर। सो एट x इक्वल टू ज़ीरो आई हैव अ सिंगल लोड। मेरे पास एक W किलो न्यूटन का कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, जो कि फ्री एंड पर एक्ट कर रहा है, और उसकी टेंडेंसी ये है कि मेरे बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन प्रोवाइड करे। अगर मैं A के अबाउट, या अपने सेक्शन जो मैंने कंसीडर कर रखा है x डिस्टेंस पर मैंने जो सेक्शन ले रखा है उसके अबाउट अगर मैं अपने मोमेंट को देखूं, तो इट इज़ क्रिएटिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट। सेक्शन मेरा ये है x एट अ सर्टेन डिस्टेंस x, और ये जो मेरा लोड लग रहा है फ्री एंड पर, इट इज़ ट्राइंग टू रोटेट माई बीम टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और चूंकि मैं सेक्शन के राइट हैंड डायरेक्शन से देख रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ, तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन कल बताया था कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, अगर क्लॉकवाइज मोमेंट और मैं राइट वर्ड से कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं उसे निगेटिव कंसीडर करूँगा। एंड द इक्वेशन ऑफ मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x विल बी इक्वल टू माइनस wx. If x is equal to 0, you have a bending moment at B is equal to 0. If x is equal to L, you have a bending moment at point A which is equal to minus WL. From this equation, मैं इस equation से ये देख सकता हूँ, clearly it can be seen that bending moment at any section xx is equal to minus wx. वो माइनस WX है। क्यों निगेटिव है? मैंने आपको बता दिया कि अगर आप राइट वर्ड से देख रहे हो तो हमेशा आपका क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव कंसीडर होगा। आप मेरे लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हैं ये साइन कन्वेंशन। एंड इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम हियर दैट बेंडिंग मोमेंट इज़ द लीनियर फंक्शन ऑफ x। अगर आप देखें तो वो लीनियरली वैरी कर रहा है, x का लीनियर फंक्शन है। इस वजह से लेट मी मार्क द पॉइंट्स। द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B, सिंस द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू पॉइंट B, सो इट विल बी इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है हमें, x की वैल्यू अगर 0 है। और इफ़ इट इज़ L, इट इज़ माइनस WL, so it will be a straight line which is connecting all these 2 points. It will be a straight line, and it will be negative in nature. The maximum value of this will be minus WL.
सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन बीम। तो मैंने आपको एक कैंटिलीवर बीम का केस नंबर 1 डिस्कस कर दिया, जहाँ पे एक फ्री एंड पर आपका लोड लगा हुआ है, पॉइंट लोड, और किस तरीके से वहाँ पर रिएक्शंस डेवलप होंगी, यू कैन क्लियरली सी इट ओवर हियर। लेट्स डिस्कस अनदर केस विच इज़ योर केस नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बढ़ रही है बिकॉज ये एक आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूडीएल है। दिस इज़ योर कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर बीम के एक एंड आपका फिक्स है और कंप्लीट स्पैन लेंथ पे आपका W किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी का एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है या अप्लाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम, अगर वो UDL है तो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट फर्स्टली इट इनटू द पॉइंट लोड। एक हम पॉइंट लोड या टोटल लोड पहले उसका कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर दिस। तो लेट्स टेक अ सेक्शन फ्रॉम द फ्री एंड। एक फ्री एंड से हमें सेक्शन लेना चाहिए। मैं हमेशा अपने बीम को राइट वर्ड से देख रहा हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर वो कैंटिलीवर बीम है तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अगर आप राइट एंड से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो लेट्स टेक अ सेक्शन एट अ डिस्टेंस x. The intensity of this load is W kilonewton per meter. So the total load at section XX will be shear force at XX is equal to, since it is acting downward, rightward से आप देख रहे हो और ये downward act कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। So it will be W into X. The total load will be W into X. और वो एक्ट कहाँ से करेगा? ये WX लोड अपने स्पैन जो कि X मीटर है उसके मिडल से एक्ट करेगा। मैंने बताया था आपको कि सेंट्रॉइड से एक्ट करेगा और UDL का सेंट्रॉइड उसके मिडल में एक्ट करता है, मिडल में होता है। तो दिस इज योर शेयर फोर्स वैल्यू और विच विल बी प्लस बिकॉज इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इफ X इक्वल टू 0 तो आप पॉइंट B पर होंगे और शेयर फोर्स की वैल्यू SF एट B विल बी इक्वल टू 0। इफ X इक्वल टू L, your shear force value will be WL, which is again positive in nature. So let's mark these points. हम इन points को mark करते हैं and let's draw the shear force diagram. तो X इक्वल टू 0 पर आप देखोगे तो आपके shear force की वैल्यू 0 है और X इक्वल टू L पर आपके shear force की वैल्यू WL है। तो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द shear force इक्वेशन, shear force की इक्वेशन से आप देख सकते हैं इट इज़ द फंक्शन ऑफ, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन ऑफ और लीनियर फंक्शन ऑफ x प्लस WX। x का ये लीनियर फंक्शन है तो इट विल बी वेरिंग लीनियरली। तो ये बिल्कुल लीनियरली वेरी करेगा और इस तरीके से आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो L पॉइंट पर आएगी विच इज़ WL एंड दिस इज पॉजिटिव। एट एनी पॉइंट एक्स एक्स पे अगर आप देखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी WX हो जाएगी। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो यू कैन क्लियरली सी द स्लोप इज कांस्टेंट and hence we have a constant straight line. इसका स्लोप अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो it will always be same. Now let's write the bending moment equation. So bending moment equation will be written as, let's write the bending moment equation at any section XX. तो अब शायद आपको बात समझ में आने लग गई होगी। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था जो कि राइट हैंड से मैं देख रहा था और इसकी टेंडेंसी है मेरे बीम को इस सेक्शन XX के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करने की। मेरी टेंडेंसी है कि मेरे बीम को वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करे। तो व्हाट विल बी द क्लॉकवाइज रोटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास लोड है WX का, मेरे पास टोटल लोड है X का विच इज़ एक्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ इट्स स्पैन। सो दिस इज़ माई मोमेंट अबाउट दैट सेक्शन X। अगर मैं अपने लोड को देखूँ तो ये WX लोड x/2 की डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है एंड दैट्स द रीज़न इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट माई बीम
by a moment of wx square or wx multiplied by x by 2, and this will again be negative in nature because it is a clockwise movement और मैं अपने बीम को राइट हैंड के सेक्शन की तरफ से देख रहा हूँ, मैं अपना सेक्शन राइट वर्ड तरफ से लेफ्ट की तरफ मूव करा रहा हूँ, इस वजह से मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव कंसिडर किया हुआ है. सो इफ़ माई एक्स वैल्यू इज़ 0, so it will be at bending moment at B, which is 0. If my x value is L, so my bending moment at A will be equal to minus WL square by 2. So यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियरली देख सकता हूँ, बहुत ही क्लियर है कि बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जो आपके आ रही है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है. इट मीन्स इट इज़ पैराबोलिक इन नेचर. पैराबोलिक इन नेचर. तो जब हम ड्रॉ करेंगे इसे, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन मेरी पैराबोलिक इन नेचर आ रही है. यहाँ पर अगर मैं पॉइंट बी पर देखूँ तो मेरे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है, वाइल पॉइंट ए पर अगर मैं देखूँ तो मेरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आती है माइनस WL स्क्वायर बाई 2, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, एंड इट विल बी कनेक्टेड बाई दिस काइंड ऑफ कर्व. रीज़न क्या है इसका? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में एक कोरिलेशन होता है, दैट जो बेंडिंग मोमेंट होती है उसका जो स्लोप होता है वो शेयर फोर्स के इक्वल होता है. तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो शेयर फोर्स की वैल्यू मेरी मैक्सिमम होती है जब x इक्वल टू L होता है और मिनिमम होती है जब x इक्वल टू 0 होता है. तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की अपनी इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे? WX बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो मेरे पास आ जाएगा 2WX बाई 2 विच इज़ अगेन WX, और यही मेरे शेयर फोर्स की वैल्यू मिल रही थी WX एट एनी सेक्शन X, और अगर मैं L पे चला जाऊँ तो वो WL मिलेगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ से मुझे एक चीज़ और बहुत क्लियर, सिंस मेरी शेयर फोर्स की वैल्यू पॉइंट ए पर मैक्सिमम है और बी पर मिनिमम है, तो अगर मैं यहाँ से भी इसे देखना चाहूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू अगर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूँ, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे ज़्यादा, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर कम, दैन स्लोप की वैल्यू यहाँ पर और भी कम, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर और भी कम, स्लोप की वैल्यू मेरी यहाँ पर और भी कम. तो मेरे आपको जो अपनी बेंडिंग मोमेंट की कर्वेचर जो चूज़ करनी है वो कुछ ऐसी चूज़ करनी है कि आपके शेयर फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज़ होती जा रही है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ है. इट मीन्स आपको अपना कर्व ऐसा चूज़ करना है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने में जिसके स्लोप की वैल्यू डिक्रीज़ होती हो. मान लीजिए कि आप कुछ ये कर्व चूज़ करते, मान लीजिए कि आप ये कर्व चूज़ करते, पॉइंट ए से पॉइंट बी तरफ आने में, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आने में आप ये कर्व चूज़ करते हैं. तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि जब आप पॉइंट्स ए से पॉइंट बी की तरफ जाएंगे तो यू विल फाइंड द स्लोप वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा, बिकॉज स्लोप के बारे में मैंने बताया कि जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, या फर्स्ट जो आप डिफ्रेंशिएशन लेंगे फर्स्ट, वो आपके शेयर फोर्स के वैल्यू के इक्वल होगा. तो आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ इंक्रीज़ कर रही है, इस वजह से आपको जो कर्वेचर चूज़ करना होगा दैट विल बी कॉनकेव इन नेचर. वो कॉनकेव नेचर का आपको चूज़ करना होगा और तभी आपका स्लोप डिक्रीज़ करता हुआ मिलेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ. लेट्स डिस्कस अनदर केस विच इज़ योर केस 3, अ कैंटिलीवर बीम विद अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. दिस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं जिसकी स्पैन लेंथ आपको L गिवन है, आपके बी एंड जो कि फ्री एंड है उस पर लोड 0 है, लोड इंटेंसिटी, और जैसे जैसे हम लेफ्ट वर्ड मूव कर रहे हैं फिक्स एंड की तरफ हमारी लोड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है एंड बी ए पर. ठीक है, तो सो वाइल सॉल्विंग दिस हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस केस में सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर तरीके से सॉल्व किया जाएगा. लेट्स टेक अ सेक्शन x at a distance x, let's take a section xx at a distance x from free end B. हम B एंड से एक सेक्शन ले लेते हैं. चूँकि हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी W किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ की होती है इस जगह पर, इस वजह से टोटल लोड मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट द टोटल लोड. टोटल लोड जो बनेगा, आपको मैंने बताया था यूनिफॉर्मली वेरिंग के केस में टोटल लोड
वो हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज़ 1/2 W मल्टीप्लाइड बाई L विच इज़ WL/2 विल बी द टोटल लोड। अगर मैंने एक सेक्शन X लिया है तो मैं अगर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से देखूं इस एंड पर मैक्सिमम इंटेंसिटी X दूरी पर क्या होगी। तो हाउ टू गेट दिस, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ W इज द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ L, so what will be the intensity at a distance of X? So Y will be, which is the intensity at a distance X, Wx by L. Wx by L. This is the intensity at section at a distance X. So what will be the area of this triangle with maximum intensity Wx by L? This will be total load will be 1/2 into X into Wx by L, which is Wx square by 2L. This will give you the total load at section XX. ओके, एक और चीज़, ये जो लोड है, जो टोटल लोड है हमारा, ये एक्ट कहाँ से करेगा। तो मैंने आपको ये बताया था दिस विल एक्ट, ये इसका बेस हो गया, तो दिस विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ x/3, अपने सेंट्रॉइड से एक्ट करता है और उसका सेंट्रॉइड उसके बेस से x/3 की दूरी पर होता है और उसके एपेक्स से 2x/3 के डिस्टेंस पर होता है। सो ये एक्ट कहाँ से कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है टोटल लोड Wx स्क्वायर बाई 2L एट अ डिस्टेंस x/3 फ्रॉम दिस सेक्शन X, यहाँ से एक्ट कर रहा है, या फिर फ्री एंड से देखें तो 2x/3 के डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। So let's write the shear force value at section B. तो सेक्शन B पर उसकी वैल्यू 0 है। shear force value at any section XX, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया, is given as Wx square by 2L, which is again positive in nature because सेक्शन के राइट वर्ड में, राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव इन नेचर होगा। Okay, so shear force at x is equal to 0 will be 0 and shear force at x is equal to L will be equal to W L square divided by 2L, which is W L by 2. So shear force at the fixed end will be equal to WL by 2. Similarly, let's write the bending moment equation. तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, उस ट्रायंगल में अगर आप देखें, ट्रायंगल कुछ ऐसा बना, ये वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोड है जो टोटल लोड आया, विच इज़ Wx स्क्वायर बाई 2L, और ये एक्ट कर रहा है x/3 के डिस्टेंस पर इस पॉइंट सेक्शन XX से। तो इस लोड की टेंडेंसी आपके बीम को x/3 के डिस्टेंस पर रोटेट करने की है, x/3 के डिस्टेंस पर रोटेट करनी है। तो व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन XX विल बी गिवन एज -W, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट राइट माइनस, पहले हम लिखते हैं कि व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। इट इज़ टोटल लोड, पहले लिख लीजिए आप, Wx स्क्वायर बाई 2L इज़ द टोटल लोड एंड इट इज़ ट्राइंग टू रोटेट योर बीम बाई अ डिस्टेंस ऑफ x/3 इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए हम इसे निगेटिव ले लेंगे। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -Wx³ डिवाइडेड बाई 6L। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। नाउ बेंडिंग मोमेंट at x is equal to 0, that will give you the bending moment at point B, which is 0. Bending moment at x is equal to L लिखते हैं, which will give you the bending moment at point A, which is -W L³ divided by 6L, that will give you -W L square divided by 6. ये आपके फिक्स एंड पर
बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी। नाउ लेट्स ड्रॉ द shear force एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका बीम था, दिस वॉज द बीम। जब भी आप सॉल्व करें, जब भी आप अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमेशा एक स्केल का प्रयोग करें। आप स्केल का यूटिलाइजेशन करेंगे और अपने साइन कन्वेंशन को प्रॉपर लिख के अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। सो बेटर इज़ टू ट्राई टू रिप्रेजेंट इट इन टू अ वेरी क्लियर वे। ओके, सो लेट्स टेक अ रेफरेंस पॉइंट। एक मैं आपका शेयर फोर्स की रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। शेयर फोर्स की जो हमारी वैल्यू आई थी बहुत क्लियर था। अगर आप देखिए इक्वेशन बनी थी शेयर फोर्स की, शेयर फोर्स इक्वेशन एट एनी सेक्शन एक्स एक्स जो हमारी बनी हुई थी, shear force at any section xx was represented as wx square by 2l। अगर आप देखोगे तो आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स इट इज़ अ पैराबोला, पैराबोलिक वेरिएशन है इसका। यहाँ पर वैल्यू आपकी ज़ीरो है, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है WL/2 एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ पैराबोला। सो दिस विल बी अ पैराबोला। एंड आपको कौन सा स्लोप लेना है जिसमें स्लोप इंक्रीज होता हो, आपको कर्व वो लेना है जिसमें कि स्लोप इंक्रीज हो रहा हो। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आप यू विल सी तो यू कैन डायरेक्टली सी कि इसकी वैल्यू स्लोप की इंक्रीज होती जा रही है। और यही रीज़न है कि आपका शेयर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होकर आपको इस जगह पे मैक्सिमम मिल रही है, बिकॉज लोड भी आपका इंक्रीज होता चला जा रहा था। सिमिलरली आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में। बेंडिंग मोमेंट का ड्रॉ कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन जो हमारी थी, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आई थी एट एनी सेक्शन एक्स एक्स वॉज -WX³ डिवाइडेड बाई 6L। और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी क्या आई थी, इस पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 थी और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू थी WL²/6। जो इक्वेशन बनी थी हमारी वो क्यूबिकल इक्वेशन बनी थी, क्यूबिकल इक्वेशन बनी थी। और अगर आप देखोगे, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन होती है, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हो तो dm/dx एक्स के रिस्पेक्ट में आपको शेयर फोर्स की वैल्यू देता है। और शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी फिक्स एंड पर इंक्रीज हो रही है, फिक्स एंड की तरफ बढ़ रही है। तो यू विल हैव टू चूज़ अ कर्व। आपको एक ऐसा कर्व चूज़ करना होगा जिसमें कि स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती हो। एंड हियर यू विल राइट ट्रायंगुलर पैराबोला और क्यूबिकल वेरिएशन। अगर मैंने आपको स्लोप का बता दिया था, स्लोप अगर आप चूज़ करते हैं तो यू कैन डायरेक्टली सी इट फ्रॉम हियर। पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाने में आपके स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो यू कैन क्लियरली सी इफ यू विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, you can directly see the slope value is increasing while moving from point A to B और वाइस वर्सा। अगर आप A से B की तरफ जाते हैं तो आपके स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हो। सो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको कैंटिलीवर बीम के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। जो उनका वेरिएबल लोड्स ले सकते हैं, उनके मैंने 3 बेस्ट एग्जांपल्स लेके आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आप तक ये मेरा मैसेज कन्वे होगा और आप बेस्ट करेंगे अपने एग्जामिनेशंस में और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आप तक ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स पहुंच रहे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए उनके बारे में बताइए। यू कैन फर्दर राइट मी ऑन shivam_nml07@gmail.com। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।